नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो हमारी अंतिम वीडियो रहेगी DI में, उसमें जितने भी DI होते हैं उन सभी का सार होगा। यानी मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि ये है सभी मर्जों की दवा है। यदि आपने इस DI को अच्छे से समझ लिया तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया है। लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास लिए हैं, जिसमें जितना भी DI होता है सब कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। आप यदि इसे पैट के एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी करके ढंग से चले गए, 1-2 बार आपने इसका रिवीजन भी कर लिया, तो आपको DI में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात, यदि आपको इस DI की PDF चाहिए तो आप वहाँ टेलीग्राम, हमारे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल, उस पर जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे रखा होगा। आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको आज की DI में एंड टू एंड चीज़ें समझाऊंगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार देख रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले आ चुकी हैं पैट के एग्जाम में और आपको बहुत सारा ज्ञान देंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आयत चित्र में माध्य का अंक किस वर्ग अंतराल में आता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पर हमारे जो हैं अंक दे रखे हैं कि कितने से कितने की रेंज चल रही है। ठीक है, माध्य का अंक पूछ रहा है। अब बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, सच्चाई है। माध्यिका के लिए पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन और देखते हैं हम इसमें कि समय या विषम। पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे। तो देखो यहाँ पर कितने 8 हैं, ये 14, 14 8 22, 28 और 22 50 और 30, 80 80 और 32, 112 112 और 16। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं 128। ठीक है, हमसे कह रहा है माध्यिका। जो हमारी माध्यिका रहती है, अब ये इवन है, माध्यिका बराबर हो जाएगी ये योगफल बटे में 2। यानी कौन से नंबर वाला माध्य में रहेगा, दैट इज 64। 64वें नंबर का जो विद्यार्थी होगा वो माध्यिका अंक को डिस्क्राइब करेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 64वां विद्यार्थी जो होगा वो माध्यिका अंक को डिस्क्राइब करेगा। तो 64वें के लिए देखो यहाँ 8 आए शुरुआत के, ये 14 और 8 22, 22 28 50, यहाँ तक 50 समाप्त हो गए। 50 के बाद में अगले जो 30 है वो यहाँ पे आ रहे हैं, यानी 50 से लेके 30 मतलब 80, 50 से लेके 80 तक के स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं। हमें कौन सा वाला चाहिए, 64वां। तो 64वां बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वाले जो बार ग्राफ है इसी में आयत चित्र जो इसी में दिखाया जाएगा। जब वो इसी में दिखाया जाएगा तो ये रेंज कौन सी है, 45 से 60। तो 45 से 60 आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि जब भी ऐसा माध्य का अंक वाला क्वेश्चन आएगा तो आप यहां पे इसे सम अप करेंगे, जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 करने पे 64 आ रहा है। तो वो आपसे इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाह रहा है कि 64वां विद्यार्थी किस वाले आयत चित्र में जाएगा। ठीक है, तो 64वां विद्यार्थी आपने बता दिया कि भैया 64वां विद्यार्थी को शुरू के 8 है, ये 14, 14 8 22, 22 विद्यार्थी समाप्त हो गए। 22 और 28 50 समाप्त हो गए। 50 और ये 30 80, यानी कि 50 से लेके 80 की रेंज। ये 50 से लेकर अगले 30 और लेंगे आप 80, 50 से लेके 80 वाले इस वाली रेंज में आ रहे हैं। इसका मतलब जो 64 वाला है वो इसी रेंज में जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं हम। ठीक है, चलिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आए हुए क्वेश्चन है। मैं पूरा सार निचोड़ करके लाया हूं आपके लिए इन वीडियोस में। दिए गए आयत चित्र में कौन सा वर्ग माध्य का वर्ग है, माध्य का अंक है या माध्य का वर्ग है। बड़ा सिंपल है, ये भी सेम। आप इन्हें सम अप करेंगे। माध्यिका के लिए मैंने आपको बताया है कि योगफल बटे 2 कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो किस वाले आयत चित्र में फिट हो रही है, बस आपको ये देखना होता है। ये 16 है, 16 13 29 10 39 39 और 14 53 और 12 कितने बैठेंगे, 53 और 12 65 और 6 71। कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। नहीं, ये 15 है, ये 16 नहीं है, ये 15 है, क्योंकि ये 16 होता तो ऊपर वाली लाइन को टच करता। ये 15 है। ठीक है, 15 13
28, 38, 52, 64 और 6 70। 70 यदि मुझे माध्यिका वाला चाहिए आयत, तो माध्यिका वाले आयत के लिए मैंने जोड़ के देखा 70 है। अभी मैंने आपको सिखाया था डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 से काट रहे हैं, क्या आ रहा है हमारा 35। इसका मतलब जहां पे 35वां विद्यार्थी जिस आयत चित्र में बैठा होगा वो ही इसका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो आप देखो कि ये 15 और 13, 28 और 10, 38, तो ये 28 तो यहां तक समाप्त हैं। 28 से अगले 10 यानी 28 से लेके 38 तक वाले जो विद्यार्थी हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए हैं। तो आपको खुद पता है यदि वो यहां पे बैठे हुए हैं तो हमें तो 35वां चाहिए, यानी 35वां भी यहीं बैठा हुआ, क्योंकि 28 से 38 तक आ रहे हैं, तो 35वां भी यहीं पे बैठा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 160 से 165। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हमें कवर करनी है चीज़ें, छोड़ना कुछ नहीं है, कवर सारा करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए आयत चित्र में ऐसे छात्रों की संख्या जिनकी लंबाई 175 से 180 वर्ग अंतराल में है। 175 से 180 वर्ग अंतराल यानी किन की बात कर रहे हैं, 6 की। 160 से 165 वर्ग अंतराल लंबाई वाले, 160 से 165 ये 10 है वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब ये पूछ रहा है ये वाले छात्र इन वाले छात्रों से कितना प्रतिशत कम है। तो 6 10 से कितना कम है, 4 किससे, 10 से। तो 4 कम है कितने पे, 10 पे। परसेंटेज चाहिए मुझे, तो गुणा क्या करते हैं परसेंटेज के लिए, 100, और आपका आंसर क्या आ चुका है 40%। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उसने बोला था 175 से 180 वाले छात्र कितने हैं, 6। 160 से 165 वाले छात्रों से यानी 10 से कितने प्रतिशत कम है, तो 6 10 से कितना कम है, 4 कम है कितने पे, 10 पे कम है 4, और चाहिए कितने पे परसेंटेज के लिए, 100 पे कम, तो 40%। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यह पंक्ति आलेख 3 घर ए बी और सी के द्वारा फरवरी से मई महीने तक बिजली खपत को दर्शाता है। इस आरेख के अनुसार मार्च से मई के बीच बी की बिजली खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च से मई के बीच, मार्च से मई, तो बी, ये देखो ए और बी में हमें कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि ये सी है। यदि ये सी है तो ये बी रहा होगा और ये ए रहा होगा। ये तो सी है तो ये बी रहा होगा और ये क्या रहा होगा, हमारा ए रहा होगा। चलिए कह रहा है मार्च से मई तक बी, तो मार्च बी कितना यहां पे है 40, फिर मई में बी कितना है 107, तो बी की लाइन तो ये जा रही है हमारी, तो मार्च में 40 था, मई में 107 हो गया, तो भैया कितना बढ़ गया, 40 से 107 हुआ, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 40 से 107 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 67। कितने पे बढ़ा है ये, 40 पे, क्योंकि पहले तो 40 था ये। हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, मतलब गुणा में 100। 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, यहां देख लीजिए 7 पंजे 35, 3 और 6 पंजे 30 और 3 33 और बटे में 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 आएगा, 2 सत्ते 14 और 0.5 और प्रतिशत, खत्म 167.5। मुझे उम्मीद है कि ये लाइन ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ए बी और सी की फरवरी मार्च अप्रैल और मई में जो यूनिट हैं, कितनी कितनी यूनिट इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी वैल्यू दी थी, और इसने बी के बारे में पूछा था और कह रहा था मार्च से मई के बीच। तो मार्च में ये 40 था बी, मार्च में कितना है 40 है, और मई में बी कितना है 107 है, तो कितना बढ़ गया है ये 67 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है 40 पर, और गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, और खत्म कर दिया हमने से। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो अलग अलग वित्त कंपनियां अपने यहां निवेश करने वाले निवेशकों की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर देने की घोषणा करती हैं। इन कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों की ब्याज दर के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकती है। यानी अलग अलग वर्षों में ये ब्याज दर अलग अलग हो सकती है बैंकों के अनुसार। दो कंपनियां पी और क्यू द्वारा दी जाने वाली ब्याज की वार्षिक दर नीचे ग्राफ में प्रदर्शित की गई है। निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। केवल एक चार्ट पे एक ही क्वेश्चन दे रखा है, सोचो आप। ठीक है, चलिए। उसने ये कहा है कि ये अलग अलग ईयर में अलग अलग ब्याज है। ठीक है, 1996 में ये 6.5 की ब्याज दे रही है कंपनी, ये 7 की, ये 8 की, तो ये 9 की, 8 की, तो 9.5 की, ऐसे इनकी ब्याज चल रही है। जो रेक्टेंगल वाली है वो कंपनी बी है, और जो ट्रायंगल वाली है, ट्रायंगल टाइप में जो चल रही है पॉइंटेड नोक वाली, वो क्यू है। तो एक बात स्पष्ट होगी हमारी कि यदि हम बात करना चाहें तो रेक्टेंगुलर वाली क्या है, पी है। तो देखो ये तो ये रेक्टेंगल वाली पी है, ये तो पी है, और जो बच गई है वो क्यू है। ये कौन है, पी। ठीक है, और जो बच जाएगी वो क्यू है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है वर्ष 2000 में एक वर्ष के लिए कंपनी क्यू में 3.5 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया। 2000 में क्यू में निवेश किया गया। यदि इस राशि को कंपनी पी में निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज की धनराशि कितनी अधिक प्राप्त होती। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दिखने में अजीबोगरीब लग रहा होगा ये। तो ये कह रहा है 3.5 लाख रुपए उसने सन 2000 में किस में निवेश कर दिए थे, क्यू में। अब वो पी में निवेश करता तो उसे कितने ज्यादा रुपए मिलते। 2000 में ये बताओ आप, जो क्यू है, क्यू में ब्याज की दर कितनी थी, क्यू में ब्याज की दर देखें भाई, क्यू में इतने लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को कंपनी पी में निवेश किया गया होता तो साधारण ब्याज की धनराशि कितनी अधिक प्राप्त होती। यदि इसे आप पी में निवेश करते तो सन 2000 में भैया, यदि आप इसे पी में निवेश करते तो पी तो रेक्टेंगुलर है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है इसने। ये उल्टा पूछना चाह रहा होगा, कम प्राप्त होते, अधिक नहीं, बल्कि यहां कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो पी है, पी वो 2000 में पी कितना है 7.5 और क्यू कितना है 9। तो पहले से कोई बात नहीं, आप घबराए ना, इसे कम मान लेना बस। ठीक है, तो आप ये बताओ क्यू में उसने 3.5 लाख रुपए का निवेश किया। ध्यान सुनना, 3,50,000 का। ठीक है, अब वो उसने क्यू में किया था, तो क्यू में जब किया होगा तो 9% की दर मिल रही होगी उसे ब्याज। वो कह रहा है यदि से वो पी में निवेश करता तो कितनी की दर मिलती, केवल 7.5 की। तो उसका साधारण ब्याज पहले के मुकाबले कितना कम होता। तो यहाँ 9% पे मिल रही है ब्याज, यहाँ 7.5 पे तो 1.5% की कमी आ जाती। जो मूलधन का 1.5% कम ब्याज मिलता। मूलधन है कितना भैया, 3.5 लाख रुपए, यानी 3,50,000। तो 3,50,000 का 1.5% कैसे निकालते हैं, 1.5% को हटाने के लिए बटे में क्या करते हैं हम 100। ठीक है, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट देंगे, 15 0 0, 15 5 75, 7 बचेगा, 15 3 45, 45 और 7 52। तो 5250 रुपये आंसर होना चाहिए, और यही बिल्कुल सही है, मैच भी कर रहा है आंसर। इसका मतलब ये कि अधिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, यहाँ पे कम कर लेंगे आप इसे। ठीक है, ये क्या है, कम है, क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी ज़्यादा है, क्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है। 9% की ब्याज मिल रही थी पहले उसे, अब वो पी वाली कंपनी में निवेश करना चाह रहा तो वहाँ तो 7.5 ही मिलेगी, यानी उसकी ब्याज की दर कितनी कम हो जाएगी, 1.5%, यानी 1.5% पहले के मुकाबले कम ब्याज मिलेगी। 3.5 लाख रुपए थे, उनका 1.5% घट जाएगी ब्याज, तो 3.5 लाख का 1.5% निकाल दिया मैंने और सीधे आंसर मैच कर दिया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि यदि आप सच में ईमानदारी के साथ में पढ़ रहे हो तो आपको आनंद भी आ रहा होगा चीज़ों को देखने में। सारे जितने भी DI हैं सब हम इसमें कवर करने वाले हैं धीरे धीरे करके, बस आप सब्र रखें, आएंगे यहीं से घूम फिर के, देख लेना आप। कह रहा है निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2012 में एक कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत बंटन, यानी कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है। कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20% लगा, यहाँ 12.5%, ये 15%, 10%, 5%, 20%, 17.5%, ये इन्होंने टोटल अलग अलग परसेंटेज इन पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में लगा दी है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि कंपनी के व्यय की कुल धनराशि ट्रांसपोर्ट पर
यानी परिवहन पर व्यय की x गुना है तो x का मान बताओ। भाई पूरा व्यय कितने का हुआ है? 100% का। और ये ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट पे कितना हुआ? ट्रांसपोर्ट पे 12.5% है, तो ये 12.5% का कितने गुना है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो सिंपल है वैसे तो जब आप हटाओगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, यहाँ दशमलव हटाओगे क्या लगाओगे? एक जीरो। 25 से काटोगे, इसे कितनी बार काटेगा? 25 पंजे 125, 25 से कितनी बार? 40, 5 एकम 5 और 5 से कितनी बार? 8। तो x गुना कह रहा था, लेकिन हमें तो ये 8 गुना दिख रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 8। खत्म। मैंने कुछ भी नहीं करा, दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूं। मैंने बस आपको इतना बताया कि टोटल परिवहन पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है व्यय है वो 100% है। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पे केवल कितना है? 12.5% का है। तो वो ये कह रहा है कि कंपनी का कुल व्यय परिवहन वाले व्यय का x गुना है। तो बस आप इसे सॉल्व करके देख लो कितने गुना है, वही x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, दशमलव हटाओगे, एक जीरो बढ़ा दोगे, 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, 5 से 8 बार। तो आप खुद बताओ कितने गुना दिख रहा है? ये 8 गुना। यहाँ क्या कह रहा है? ये x गुना, तो x की वैल्यू कितनी है? 8 है। दूसरा, आप इसे बिना बॉल पेन चलाए भी कर सकते थे। आप ये बताइए ट्रांसपोर्ट पे 12.5 होता है, 12.5% की भिन्न जिसको याद है वो इसमें बॉल पेन भी नहीं चलाएगा। 12.5% कितना होता है? 1/8। इसका मतलब यदि टोटल 8 है, ये टोटल है, तो ये ट्रांसपोर्ट पे होगा। ये किस पे होगा? ट्रांसपोर्ट पे। तो टोटल जो है ट्रांसपोर्ट से कितने गुना यहां पे है? यदि टोटल 8 है, ट्रांसपोर्ट 1 है, तो 8 1 का कितने गुना है? 8 गुना, और खत्म। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसे जैसा आपको सही लगे। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। नीचे दिया गया बार चार्ट लगातार 7 साल y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 का राजस्व से खर्च का अनुपात दिखाता है। किस साल का लाभ प्रतिशत अधिकतम है? देखो भैया, इसका मतलब ये होता है जहां पे जिसके पीछे का, की, के और से शब्द आते हैं उसकी वैल्यू नीचे होती है, लेकिन का इसके पीछे आ रहा है, से इसके पीछे आ रहा है, तो हो सकता है हिंदी वाले छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप इसे इंग्लिश में पढ़ लें। इंग्लिश में ये जो लिखा हुआ होगा वो ये लिखा होगा कि जो रेवेन्यू है उसका एक्सपेंडिचर से रेशो, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर से, अच्छा राजस्व से लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये इंग्लिश में लिखा होगा एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू है, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर अपॉन में रेवेन्यू यानी कि टोटल जा रहा है हमारा। तो आप खुद बताओ, ऐसे सोच के, ध्यान सुनना, ये रेशो दे रखा है, यानी ये मैं ऐसा मान सकता हूं ऊपर खर्च है तो खर्च को डिवाइड कर करके वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को टोटल, ये पॉइंटों में चल रही है, यदि मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं, ध्यान सुनना, यदि मैं ऐसा मान लूं कि 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये तो 1 रुपए पे निकाली गई वैल्यू है। अनुपात का मतलब होता है 1 पे कोई वैल्यू कितनी है, अनुपात का मतलब 1 पे, जैसे 5:4 है, तो इसे 1 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? दोनों में 4 से भाग लगाओगे तो ये क्या बनेगा? इतना। इसका मतलब से 1.25 लिख देता है यदि इसे यहाँ लिखना होता तो। इसका मतलब ये होता है कि 1 पे कितना है, तो ये 1 पे चल रही है। मैं अपनी सुविधा के लिए ये मान लेता हूँ 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 100 रुपये का रेवेन्यू होता तो यहाँ खर्चा कितना माना जाता? 80, 100 से गुणा करते चले जाओ, यहाँ 75, 84, यहाँ 90, यहाँ 70, यहाँ 75 और यहाँ 96, ये इनके खर्चे होते, ठीक है। मैंने ऐसा माना कि रेवेन्यू 1 रुपये का था, तब ऐसी स्थिति थी, 100 रुपये होता तो ये। आप ये बताओ 100 रुपये जनरेट कर रही है कंपनी, उनमें से यदि आप खर्चा हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा। 100 रुपये सबका रेवेन्यू 100 है, तो जिसका खर्चा जितना कम उसका लाभ उतना ज़्यादा। आप ये बताओ इन सब में सबसे कम खर्चा किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। इसका खर्चा सबसे कम तो इसका लाभ सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट हुए जिनमें 70 रुपये खर्च हुए थे, तो 100 में से 70 तो खर्च हो गए थे, तो लाभ कितने का होगा? 30 का होगा। बाकी सारी वैल्यू जो है 30 से छोटी आएंगी, कंफर्म बात है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दशमलव हटा के भी हम काम चला लेते हैं। 100 से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने 100 का इस्तेमाल किया, नहीं तो मैं नहीं करता। मैंने बताया फिर से आपको, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन कितने का हो, कितने का माल बिक गया। जो माल बिका है वो अभी ये 1 पे निकाला हुआ है, ठीक है, कि यदि 1 रुपये का माल यदि बना है और बिका है तो उसमें से 80 पैसे खर्च हो गए, ऐसे करके बता रहा है। मैंने 100 से गुणा कर दी, मैंने कहा 100 रुपये रेवेन्यू था,
तो 80 खर्चा आएगा, 75 आएगा, ये 84 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब सबने 100 रुपए का ही प्रोडक्शन किया, उनमें से इन सब में से अब ये देखा जाएगा सबका यदि प्रोडक्शन सेम है तो जिसका खर्चा सबसे कम उसका लाभ सबसे ज़्यादा। भाई आप जितना कम खर्च करोगे उतना ज़्यादा बचा लोगे, तो सबसे कम खर्चा इसी का था तो इसी का लाभ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ये किसके लिए है? ये Y5 के लिए। Y5 खत्म। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्राओं को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब ये यहाँ जितना भी वजन है उसका 23% चीनी है, इसकी टोटल वजन का 32% है, यहाँ 16 है, यहाँ 18, 22 या 25 या 19 टोटल वजन का। ठीक है, फिर ये कह रहा है मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन, S5 और S3 यानी इन दोनों का जो संयुक्त वजन है, इन दोनों का जो संयुक्त वजन है वो कितना है? 300 किलोग्राम है। इन दोनों का संयुक्त वजन कितने किलोग्राम है? 300। ठीक है, एक साथ इन दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा किलोग्राम में पूछिए। अरे भाई मेरे को आप ये बताओ, आपको ये दोनों का कुल वजन पता है, क्या आपको ये पता है कि S3 का वजन कितना है? इसमें से 300 में से S3 कितना है, S5 कितना है? नहीं पता। जब आपको यही बात नहीं पता है तो आप ये कैसे बता पाओगे? बेशक आपको ये बात पता है कि S3 में कितने परसेंट है चीनी, 16%। भैया जब आपको ये पता होगा S3 कितने किलोग्राम बनी है टोटल मिठाई, तभी तो आप उसका 16% निकालोगे, तभी तो फिर आप S5 का 22% निकालोगे। जब आपको यही नहीं पता ये कितने कितने किलोग्राम है तो आप कैसे बता दो? मैं आपसे कह दूं राम और श्याम की सैलरी मिला करके 10,000 है, तो बताओ राम की कितनी है? तो आप कहोगे भैया मैं कैसे बता दूं, मुझे तो आइडिया ही नहीं। हो सकता है 9,000 रुपये कमा रहा हो राम, श्याम 1,000 ही कमा रहा हो सकता है 10 के 10,000 राम के ही हो, श्याम का कुछ ना हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए तभी आप इनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर पाएंगे। बेशक आपको दोनों का कुल पता है, कुल योग कितना है 300, लेकिन आपको ये नहीं पता कि S3 इसमें से कितने किलोग्राम है, तो आप उसकी परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए C and D, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए भैया। निर्धारित ना करने का मतलब क्या है कि आपको कंबाइंड वेट दे रखा है लेकिन आप अलग अलग इसे इंडिविजुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों में उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सीमेंट का प्रोडक्शन है, ये मिलियन टन में, मीट्रिक टन में, ठीक है, मिलियन टन में। अब यहां पे क्या कह रहा है ये, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, पॉइंट टू बी नोटेड, इस वर्ष सबसे ज्यादा घटा, उत्पादन सबसे ज्यादा घटा। तो घटने का मतलब तो ये होता है कि जो इसकी लाइन आएंगी ना वो ड्रॉपिंग लाइन रही होंगी, नीचे जा रही होंगी। घटने का मतलब यही तो भाई, ये तो बढ़ना है, ऊपर जा रही बढ़ना है। यहां घट रहा है, यहां घट रहा है, ये भी घटा है और ये घटा है, यहां पे घटने वाली वैल्यूज है आपकी। अब ये आपसे ये कह रहा है अधिकतम किस वर्ष घटा, तो क्या आप देखते ही आपको पता नहीं चल रहा है कि सबसे ज्यादा शार्प लाइन नीचे कौन सी गई है? तो आप कहेंगे 98 से सीधे यहाँ तो 60 ही रह गया, ये तो थोड़ी थोड़ी कमी है, यहाँ 10 की कमी है, यहाँ 5 की कमी है, यहाँ पे कितने की 3 की कमी है, यहाँ 98 से सीधे 60 ही रह गया, यानी कि 38 की कमी है। और ये लाइन से भी हमें साफ दिख रहा है, ऐसा देखने की घटा घटा की भी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ से यहाँ पे सीधे ड्रॉप हो गया, यानी यहाँ तो 98 हुआ करता था, यहाँ 60 रह गया। और ऐसा कब हुआ? 2015 से 16। क्या 15 से 16 है? हाँ जी है, खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी। शार्प लाइन ड्रॉप कहां पे हुई है, पॉइंटेड कहां हुई है, आप वहीं पर टिक लगा देंगे। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष इतने के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि? अधिकतम वृद्धि देखो भैया, अधिकतम वृद्धि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। देखो वृद्धि यहां भी हो रही है,
वृद्धि यहाँ भी, जहाँ पे ऊपर जा रहा हो ग्राफ वहाँ वहाँ वृद्धि है, वृद्धि यहाँ भी है, वृद्धि यहाँ भी है, वृद्धि यहाँ भी है और वृद्धि यहाँ भी है। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कौन सी ऐसी लाइन है जो वृद्धि वाली सबसे ऊंची लाइन हो। तो बड़ा सिंपल तरीके से दिख रहा होगा यार, ये लाइन है, ये जा रही है सबसे तेज, सबसे शार्प यही वाली लाइन पहुंची है ऊपर। यदि ये सबसे शार्प पहुंची है ऊपर तो ये यहाँ 55 हुआ करता था, यहाँ पर 90 हो गया, सबसे फास्ट मूविंग है ये। तो ये 13 से 14 में हुआ है ऐसा, 13 से 14 हैगा जी, बिल्कुल है जी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जहाँ पे जब लाइनों में इतना अंतर होगा, बिल्कुल डिप हो रही है सीधे टिक लगा दो, बिल्कुल शार्प हो रही है सीधे टिक लगा दो, छोटा छोटा अंतर है तो वहां पे आपको घटाने की जरूरत होगी। जैसे मैं इन दोनों में देखूं तो ये 42 से 44, यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितने की 14 की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ कितने की 90 से 55, 90 है ये 55, 55 से 90 भागा है, इसका मतलब ये कितने की 35 की है। तो आपको ऐसे करके सोचना है जब कम अंतर हो। यहाँ तो कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं रह गई, एक बार को इसको और इसको कंपेयर करो तो भी बात सही है, लेकिन ये 55 से 80, 55 से 90 साफ दिख रहा है, यही ज्यादा होगा, सोचना ही नहीं है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन बताना है। प्रथम 3 वर्ष में यहाँ 42 है, 44 है, 58 है। जोड़ो भैया इसे, तो 8 4 12 और 2 14, 14 का 4 1 बचेगा, 5 4 9 और 4 13 और 1 14, तो कितना आ गया ये 144 इनका टोटल उत्पादन है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, तो इनका कुल योगफल कितना उत्पादन का, वो 144 है। प्रथम 3 वर्षों में इसमें इसमें और इसमें यदि हम देख रहे हैं तो इनका टोटल मिला के 144 आ रहा है ये कुल उत्पादन, और संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। संख्या कितनी है 3 है, यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो देखो 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ये आएगा 3 चौक 12, 2 आएगा और 3 अट्ठे 24, 48 48, खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रथम 3 वर्षों में वैल्यू उठानी है, औसत बराबर संख्याओं को योगफल बटे कुल संख्या करना और सीधे खत्म कर देना। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, तो सबसे ऊपर की चोटी कौन सी है ये देखना है, सबसे अधिकतम उत्पादन। तो ये 98 वाली चोटी सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और 98 की चोटी कौन से सन में प्राप्त हुई, कौन से ईयर में, 2014 से 15, 2014 से 15, खत्म, क्लोज है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 2011 से 12 में। तो देखो 11 से 12 में कितना था 58, इससे पिछला वाला वर्ष क्या है 10 से 11 है, 10 से 11 इसमें कितना था 44। तो आप खुद बता दो, यदि मैं बात करूं कि यहाँ 44 था यहाँ 58 है, पहले 44 हुआ करता था भैया, अब ये 58 हो चुका है। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां से यहां पे जाओगे तो कितने की वृद्धि है 14 की, और कितने पर है ये वृद्धि 44 पर है। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100। ठीक है, अब यहां पे यदि हम बात करें परसेंटेज में चाहिए तो वैसे तो मुझे देखो किसी हद तक दिख रहा है 14 इत्तिया 42, यदि 3 होता तो 33 आता, लेकिन ये 3 से ज्यादा आ जा रहा है, 14 इत्तिया 42, 42 से बड़ा यानी 33 से कम आएगा, 33 से कम केवल ये ऑप्शन था, सीधे टिक हो रहा है। फिर भी डिटेल में जाना है तो कर लो भैया, आपकी मर्जी है। 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 आएगा, और यदि आप 25 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 0 10 रहेगा, 25 कम 25 और 10 35 और बटे में 11, 11 से देखेंगे 11 तिया 33, 2 0, 11 एकम 11, 9 0 और उसके बाद में 11 अट्ठे 88। मैंने ये बात आपको सीधे बता दी थी, सीधे तौर पर बता दी थी कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वजह क्या है कि बड़ी स्पष्ट है, आपको ये पता है कि 44 से 58 हुआ है, 14 बड़ा है 44 पे, यहाँ से ही सीधे काम कर लेते, 14 बड़ा है 44, 14 से 44 काटोगे 14 तिया 42, यानी कि ये तो 42 से भी बड़ा है, 3 से ज़्यादा आएगा नीचे, 3 से ज़्यादा आएगा, 3 आता तो 33 रहता, 3 से नीचे ज़्यादा है तो ऊपर कम हो जाएगा, 33 से नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा ऊपर का आंसर उतना ही कम। तो 14 तिया 42, 3 42 होता तो नीचे 3 आता तो 33 से 1/3 होता, 42 से ज़्यादा है, नीचे की वैल्यू ज़्यादा है तो ऊपर की वैल्यू कम हो जाएगी, 33 से नीचे आ जाएगी वैल्यू, और एक ही ऑप्शन था जो 33 से नीचे था, और टिक मार देंगे। इनमें से कोई नहीं दे रखा था, इसलिए फाइंड आउट करना भी जरूरी हो जाता है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है ये रंग बिरंगा जो चार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, कहाँ टॉप शार्प पे टॉप है, कहाँ पे ड्रॉप है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, सबसे कम पूछेगा तो सबसे नीचे देख लेंगे, सारी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, देख लेते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पैट में पिछले वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसे।
दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं ये प्रश्न 81 से 85। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात यानी इतिहास और भूगोल। यदि इतिहास और भूगोल कह रहा है तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है, इतिहास यानी हिस्ट्री अपॉन में ज्योग्राफी जाएगा आपका। ठीक है, आगे दर्शाया गया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए। पहले आप मेरी बात समझना, यदि आप कभी भी a/b निकाल रहे हो अनुपात में और इस वैल्यू को पूरा पूरा निकाल रहे हो दशमलव में, तो आप एक चीज याद रखना, यदि a का मान बढ़ा है तो आंसर 1.2, 3 ऐसा आएगा। यदि a की वैल्यू b से छोटी है तो 0 समथिंग ऐसा चलेगा। नहीं, आप समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब है यदि ऐसा मानो कि आप निकाल रहे हो a है बटे में b, ध्यान सुनना, b है 100। मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये समझ में आ गया ना, ये कुछ भी नहीं है। फिर एक ही डिफरेंट वैल्यूज ले लेता हूं मैं। यदि आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे a अपॉन b में तो ये वैल्यू आएगी 1.1, इसको सॉल्व करेंगे 1.23, इसको करेंगे 0.85, इसको करेंगे 0.73। तो आप देख पा रहे होंगे जहां जहां पे a का मान b से अधिक है, देखो यहां a का मान ज्यादा है तो आंसर 1.2 ऐसे जाएगा, तो यहाँ 1 पॉइंट चला गया। यहाँ भी ज्यादा है तो यहाँ ऊपर चला गया। जिनमें a की वैल्यू यानी ऊपर वाले मान की वैल्यू नीचे वाले मान से छोटी होगी उनमें आंसर 0 से चलेगा, 0। जिनमें नीचे का मान ज्यादा ऊपर का कम है, ऊपर का कम है वहां 0 पॉइंट आएगा। जहां ऊपर का कम है नीचे का ज्यादा है वहां 0 पॉइंट आएगा। जहां जहां ऊपर का ज्यादा है वहां 0 पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि 1.2, 3 ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए। इतिहास में ज्यादा है यदि, तो एक बात तो स्पष्ट है, ऊपर का मान ज्यादा नीचे वाले से, तो आंसर में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसे बनेगा, 0 पॉइंट वाले नहीं हो सकते उसमें। ठीक है, तो वो कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए। तो इतिहास के ज्यादा होंगे तो वहां पे 0 पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि 1.2, 3 पॉइंट ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आप ये बताइए क्या यहाँ 0 पॉइंट है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये 1 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तभी ऐसा बन सकता है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी में। यहाँ भी आ रहा है, बिल्कुल है जी, है। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो कितने ऐसे विषय हैं जिनमें 1 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है, बल्कि 1.2 या 3 पॉइंट आ रहा है? ऐसे केवल हमारे क्या है, केवल और केवल 3 विषय हैं जिनमें ऐसा कुछ हो रहा है, और ये तभी संभव है जब ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से ज्यादा हो। मैंने भी आपको एग्जांपल लेके भी समझाया था। तो ऐसे कितने विषय हैं जिनमें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए हैं? तो बड़ा स्पष्ट है, ऐसे 3 विषय हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? यदि इतिहास में कम होंगे, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, नीचे वाली ज्यादा, तो रिजल्ट 0 पॉइंट में बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 पॉइंट कुछ भी चलेगा। यदि इतिहास में कम है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है, इतिहास में कम है, इसका मतलब भूगोल में ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा है, तो आंसर में 0 पॉइंट चलेगा। तो ये बताओ, एक तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये हो गया। तो ऐसे कौन कौन से छात्र हैं? 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3, 6 नहीं है, 1, 2, 3, 6 है ना, ये नहीं, खत्म। 1, 2, 3, 6 हो गया, खत्म। 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब इतिहास में ज्यादा है। 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब भूगोल में ज्यादा है। और इसे ऐसे भी नहीं रखना है, ऊपर वाला मान ज्यादा होगा, आ सकता है दोबारा ऐसा क्वेश्चन, ऊपर वाला मान ज्यादा होगा तो 1 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट हो गया आएगी वैल्यू, नीचे वाला मान ज्यादा होगा तो 0 पॉइंट में आएगी। ठीक है, चलिए आगे। हमारा ये भी कंफर्म हो चुका था, इसका आंसर 3 था, इसका आंसर भी कंफर्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 3 में 0.35 है, 4 में कितने 1.35 है, लेकिन ये तो रेशो है H/G का, ये भी रेशो है। हमें ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ ज्योग्राफी में कितने थे, हिस्ट्री में कितने थे। भाई अनुपात है ना, ये तो मात्र अनुपात में तो कोई सी भी संख्या हो सकती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें ज्योग्राफी के एग्जैक्ट संख्या में अंक नहीं पता है, और ये भी नहीं पता वो रेशो चल रहा है, वो रेशो तो कुछ भी हो सकता है। भाई
ये रेशो जो किसी पे भी प्राप्त हो सकता है, ये हो सकता है 5/4 पे हो जाए, 10/8 पे हो जाए, किसी पे भी हो सकता है ये वाला रेशो प्राप्त हमें। इसलिए हमें जब ये अलग अलग किसके अंक, भूगोल के अंक अलग अलग यहाँ पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि छात्र 3 और 4 में कितने? हमें तो ये पता है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी यानी इतिहास बटे भूगोल क्या है, ना कि अलग अलग अंक पता है। तो सिंपल सीधे सीधे कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त है। आगे इतिहास बटे भूगोल, देखो यहाँ पे सीधे बता भी दिया है, बच्चों को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए था। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। इसका अधिकतम अनुपात क्या है? ये रहा, न्यूनतम ये रहा डिप करके यहाँ पे। तो इनका अंतर बताना है। 1.55 और 0.35 का अंतर बताना है, तो बड़ा स्पष्ट है, 1.2 हो गया, 1.20 खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में अंक बताने। छात्र 4 1.25 है, यानी कि छात्र 4 के लिए हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी 1.25 है। ध्यान सुनना। तो यदि मैं यहाँ पे करूँगा तो बटे में 1 लिख सकता हूँ। बटे में 1 तो हर एक संख्या के बटे में 1 ही होता बाय डिफॉल्ट। यदि मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ तो कितनी जीरो बढ़ेंगी? 2 जीरो बढ़ेंगी। 25 से काटो कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। इसका मतलब इतिहास में कितने अंक लग रहे हैं हमें? 5। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी में कितने हैं? 4। भूगोल में हमारे अकॉर्डिंग 4 हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 60। तो जो हमें 4 दिख रहा है वास्तव में क्या है? वो 60। 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के? 15। तो 5 बराबर 15 पंजे 75। खत्म। दोबारा देख लें, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी की जो वैल्यू दे रखी थी वो छात्र 4 के लिए 1.25 थी। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा ली मैंने, 2 जीरो बढ़ा के फिर 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार। इतिहास में 5 है तो भूगोल में 4 माने जाएंगे, ज्योग्राफी में 4 है। ज्योग्राफी में 4 है लेकिन क्वेश्चन में 60 है। क्वेश्चन कह रहा है 60 अंक मिले इसे। 4 बराबर 60 के, 1 बराबर 15, तो इतिहास में तो 5 थे, 15 पंजे 75 और समाप्त। मुझे उम्मीद है इस चार्ट को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको इसे समझने में काफ़ी मजा आया होगा, कोई दूर दूर तक समस्या नहीं रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपने ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर ली जो मैं करा रहा हूं आपको, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली, दूर दूर तक कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, कंफर्म बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप, यदि आप यहां पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुओं A, B, C, D और E की आवश्यक मात्रा और 1 माह में एक परिवार के उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये वस्तु A, B, C, D और E हैं। यहाँ आवश्यक मात्राएं किलोग्राम में दे रखी हैं, यहाँ इनके मूल्य दे रखे हैं 2016 और 19 में। ध्यान सुनना भाई, तो ये तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डेटा दे रखा है। पहले तो डेटा दे रखा है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, ध्यान सुनते रहेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। यदि हम इसे देख पा रहे हैं तो वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये रहा, ध्यान से अच्छे से समझेंगे हम इसे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बताइए। 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई राशि। 2019 में A, B, C, D, E इन वस्तुओं के जो दाम थे वो 80, 60, 40, 85 और 72 रुपए किलोग्राम थे। साफ दे रखा है 2019 के दाम है, ये 19 के ये प्राइस है इनके। अब 2019 में टोटल व्यय पूछ रहा है, तो 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको अभी इसमें। पहला तरीका ये कहता है हमारा कि पहली वस्तु कितनी है? 15 किलोग्राम वस्तु है और टोटल कितने रुपए की लिए है? 80 की। ये यहां से कीमत आ गई। प्लस में दूसरी 20 किलोग्राम वस्तु है और इसका रेट क्या है 2019 में? 60 के हिसाब से रेट है। तो 20 किलोग्राम वस्तु 60 के हिसाब से कितने की पड़ेगी ये देखेंगे। प्लस में तीसरी वस्तु 12 के हिसाब से चलेंगे, 40 किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 12 किलोग्राम लेनी है। यहाँ पर हमें 40 किलोग्राम लेनी है, कितने के हिसाब से? 85 के हिसाब से लेनी है। एंड लास्ट वन क्या है भैया, हमें 8 किलोग्राम लेनी है, कितने के हिसाब से? 72। और हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में भी हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सबको शॉर्ट आउट करके पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। 15 अट्ठे 120, 1200 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, 12 चौक 48, ये 480 हो जाएगा, 85 दूनी 170 दूनी 340, 3400 हो जाएगा ये। और 72 अट्ठे 72 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई हमारा? 8 दूनी 16, 6, तो 1 8 7 56 1 57, ऐसे चला जाएगा।
कुल मिला के हम इसे पूरे सारी वैल्यू निकाल के इन्हें सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा। लेकिन मुझे तो आप एक बताओ, इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आप ये बताओ, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? 6 यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो क्यों ना आप सबके यूनिट डिजिट निकाल के सबको यूनिट डिजिट को जोड़ दो। ये बहुत आसान है। जैसे यहाँ 15 की गुणा 0 में करोगे यूनिट डिजिट में 0 आएगा। यहाँ 0 की गुणा 0 में करोगे 0 आएगा। यहाँ 2 की गुणा 0 में करोगे 0 आएगा। यहाँ 0 की गुणा 5 में करोगे 0 आएगा। यहाँ 8 की गुणा 2 में करोगे 8 दूनी 16, 6 आएगा। सबको जोड़ के देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और खत्म। आप पे भी आता है ये क्वेश्चन, मेरे पे भी आता है, लेकिन ये अप्रोच का फर्क है कि आपको जाना कैसे है। मैं पूरी गुणा करूंगा, और ये तो बढ़िया बात है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं बहुत आसान आसान वाली दे रखी हैं, 0 वाली। यदि ऐसी ना होती ना, बड़ी बड़ी वैल्यू होती तो गुणा में ही दिक्कत लग जाएगी आपको, गुणा में ही समस्या हो जाएगी। ये 15 की जगह यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 33 होता और यहाँ पे 77 होता, तो यहाँ पे आप गुणाई करते रह जाओगे सबकी इस प्रकार से। तो जब आपको दिख रहा है कि सारी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो सीधे अंतिम अंकों की गुणा करो। 5 की 0 में, 0 की 0 में, 2 की 0 में, 4 की 0 में, 5 में, सॉरी 0 की 5 में, 0 की 5 में और 8 की 2 में, और उनकी यूनिट डिजिट निकाल के सम अप कर दें, जोड़ दें, खत्म। 6 आएगा, क्लोज हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब तो ये आपको चार्ट समझ में आ ही गया है, तो इन्हें लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कह रहा वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात। 2019 में ए पर, 2019, ध्यान सुनना, 2019 में ए पर, 2019 में ए, ये रहा, तो ए पर व्यय की गई वस्तु, और दूसरा कौन कह रहा है? डी पर। तो 2019 में ए पर कितना है? 15 किलोग्राम सामान लिया 80 के हिसाब से। 2019 में 15 किलोग्राम सामान था, लेकिन रेट कितने का था? 80 का। दूसरी तरफ डी वस्तुओं पर वे डी में 40 किलोग्राम सामान है 85 के हिसाब से। तो 40 किलोग्राम है कितने के हिसाब से भैया? 85 के हिसाब से। अब 40 से आप इसे सीधे सीधे काटे, क्योंकि हमें तो अनुपात लेना है दोनों का। 40 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 से काटे कितनी बार? 3 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार? 17 बार। तो ये साफ दिख रहा है 3 दूनी 6, और इधर क्या आ रहा है? 17, 6 5 17, और खत्म, क्लोज। कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सिंपल है। यहाँ पर टोटल खर्चा ये दिख रहा है हमें 2019 में ए का, डी का ये दिख रहा है, और इन्हें सीधे गुणा करके ना लिखें, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, तो ऐसे ही करके लिख दें और इन्हें सॉल्व कर लें। इसमें मुझे लग रहा है कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई? फिलहाल तो ये आंसर आ गया, टिक कर लेते हैं इसे कम से कम। 2016 से 19 तक डी के मूल्य में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि बतानी। 16 से 19 में, 16 से 19 में डी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? भाई देखो, सामान तो उतने किलोग्राम है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ना। डी 16 में कितना था? 75 के हिसाब से था कीमत, और यहाँ कितनी हो गई? 85। तो कितने की वृद्धि हुई? 10 की। कितने पे हुई? 75 पे। परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करते हैं हम? 100 से। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 40/3 मतलब 13 सही 1/3, यानी 13.33। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि बतानी है। 16 की तुलना में 19 में बी पर कितनी व्यय है? बी आप एक चीज बताओ, बी 20 किलोग्राम ही है, लेकिन पहले बी पर 50 के हिसाब से व्यय होता था, और 19 में कितने के हिसाब से होने लगा? 60। तो 20 किलोग्राम वस्तु पर रेट कितने के हिसाब से बढ़ गए? 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है। अब भाई ये तो 1 किलोग्राम होता तो 10 का फर्क पड़ता है, कितने किलोग्राम? ये 20, तो 10 की गुणा कर दो, टोटल बी पे कितना का फर्क पड़ेगा? 200 रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी सी को देख लो, सी पे वजन तो है 12 किलोग्राम, लेकिन रेट पहले 35 थे, अब 40 है, तो कितने किलोग्राम ज्यादा के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ रहा है? 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसा आप कितने किलोग्राम के लिए कर रहे हो? 12 किलोग्राम के लिए कर रहे हो। कितने? 12। तो 12 पंजे 60,
ये बी का एक्स्ट्रा अमाउंट है जो खर्च हो रहा है 2019 में 16 की अपेक्षा, ये सी का है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 260। खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीजें अब आपको क्लिक कर रही होंगी। ठीक है, आप अच्छे से बस चीजों को समझो, जानो और करो। इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट है या नहीं है आपको इन चीजों को करने में, क्योंकि आपको करना ही है। दवाई कड़वी होती है लेकिन खानी तो पड़ती है भैया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है पंक्ति आलेख 3 घर एबीसी के द्वारा फरवरी से मई महीने तक बिजली खपत को यूनिट में दर्शाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इस आरेख के अनुसार फरवरी और अप्रैल के माह में कुल बिजली खपत में क्या अंतर है। तो फरवरी की खपत तो ये चल रही है और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, अप्रैल की खपत ये चल रही है हमारी। इन दोनों में अंतर बताना है, तो इसे जोड़ लेते हैं। इनकी टोटल यूनिट कितने हैं फरवरी में, ए बी और सी की 5 और 2 7 और 1 8, ये तो 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 15, ये 158 हो गया। ये फरवरी में है। ठीक है, अब अप्रैल में पूछ रहा था वो, अप्रैल में देख लेते हैं। ये 100 है, ये 95 195 और 84 279 279। ठीक है, ये दोनों का अंतर बताना है आपको, अंतर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 158 है, ये 279 है, तो कितने का अंतर है घटा देंगे हम इसमें से। आप इसे घटा देंगे 158 को इसमें से, और आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 121 और खत्म। ठीक है, ये खत्म हो गया। लेकिन आप खुद बताओ, जब सबके यूनिट डिजिट अलग है तो मैं यूनिट डिजिट से भी तो काम चला सकता था, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं। ये तो 3 वैल्यू ज़्यादा होती तो दिक्कत हो जाती। देखो आप यूनिट डिजिट 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है। यहाँ पे देखो 5 0 और 4 कितना आएगा 9, यहाँ 9 है। तो अंतर चाहिए, ये वैल्यू ज़्यादा है, आपको पता है सारी वैल्यू बढ़ी है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, और यहाँ से यहाँ ये भी बढ़ रही है। भाई यही तो है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा है। तो 9 में से 8 गया, 1 लास्ट में 1 आना चाहिए और खत्म। समझो आप चीज़ों को, 5 4 9 और 0 9, यानी 9 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट इसका, सबको तीनों को जोड़ के। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8, इसमें से घटा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 बनना चाहिए, एक ही में ऑप्शन में 1 बनना है और खत्म हो गया। देखिए दिया गया दंड आरेख वर्ष 2017 एवं 18 में एक कंपनी के द्वारा जनवरी से मई तक साइकिल बिक्री की जानकारी देता है। साइकिल बिक्री की जानकारी दे रहा है, ठीक है। कह रहा दिए गए बार चार्ट में 2018 में प्रतिशत बिक्री कुल वृद्धि या कमी क्या है। 2018 में, ये 2017 के लिए साफ शुद्ध वाले हैं, 2018 के डॉट डॉट वाले हैं, ये चल रहे हैं डैश वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 18 में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि 2017 में कितनी बिक्री हुई, फिर 2018 की टोटल बिक्री पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं। पहले आप साफ वाले जोड़ो, ये 450 है यहाँ तक, साफ वाले 2017 को जो इंडिकेट कर रहे हैं, इन सबको जोड़ो आप। 450 को, 200 को, 110 को, 350 को, 220 को, इनको जोड़ने के वही तरीके, लास्ट वाले को जोड़ते रहो, उनको देखते रहो, या फिर क्लियर कट वैल्यू जोड़ो जो कि 100 200 300 400 500 ऐसे इंडिकेट कर रही है। ध्यान समझना, जैसे मैं जोड़ो, जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे जोड़ोगे, जल्दी जोड़ दोगे। आप इसे 400 मान लो, ऊपर वाली वैल्यू हटाई दो, 400 और 200 600, इसे 100 मानो, 400 200 600 और 100 700 और 300 1000 और 200 1200 तो ये हो गए। अब उससे एक्स्ट्रा कितने थे ये देख लो, 1200 तो थे ही थे, एक्स्ट्रा कितने हैं ये देख लो। तो जब आप देखोगे तो 50 है और ये 10 है, 60 और 50 110 130, 1200 से 130 ज्यादा यानी 1330। इधर जोड़ो सीधे सीधे, जैसे 180 को 100 ही मानो, इसे 200 ही मानो, इसे 200 मानो केवल, ज्यादा जो है उन्हें बाद में जोड़ देंगे। 400 और 100 500 और 200 700 और 300 1000 और 200 1200, ये 1200 हो गए। अब देखो एक्स्ट्रा वाले कितने, 80 और 40 120 120 और 30 150, 1200 प्लस में 150 बराबर 1350। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 2017 से 18 में जा रहे हैं तो 1330 से 1350 हो रही है चीज, यानी कमी तो नहीं है, बढ़ोतरी है। अब बढ़ोतरी कितने की है देखो, कितने की बढ़ोतरी है 20 की,
ये बढ़ोतरी कितने पर हो रही है? 1330 पर, क्योंकि पहले तो 1330 ही था। गुणा में क्या आएगा? 100। तो मैं इसे सीधे सीधे कह सकता हूँ, 0 से 0 काट दी, तो क्या मैं इसे ऐसे कह दूँ 200 बटे में 133। अब आप खुद बताओ, दो ऑप्शन है, एक में तो 3 आ रहा है, एक में 1.5, क्या ये 3 बार कट पाएगा? ना, ये तो 2 बार ही नहीं कट रहा है। 133 दूनी 266 होते हैं, यानी जो भी आंसर होगा वो 2 से तो छोटा ही रहेगा परसेंटेज में, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 से छोटा और खत्म। फिर भी मन ना माने तो भैया सॉल्व कर लेना, आना तो यही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, जोड़ने का तरीका आपने सीखा होगा, कैसे आपको फास्ट मूव करना है, वो सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मुझे उम्मीद है आपको दंडारेख बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, चलिए इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? कह रहा है यह तालिका अलग अलग प्रकार के कारों का उत्पादन हजार में दर्शाती है। ये ए बी सी डी ई, ये ए की 2012 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, ऐसे अलग अलग उत्पादन सबके चल रहे हैं हजार में। ये 30 नहीं है बल्कि 30,000 है, वो हजार में दर्शा रहा है। ठीक है, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित किया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन के आंकड़े को दर्शाने वाला खंड का केंद्रीय कोण बताओ। 2013 में ई प्रकार की तो ये नहीं, और 2013 में ये रही। कह रहा 2000 ई प्रकार की कारों के उत्पादन को पाई चार्ट में दिखाएं, तो पाई चार्ट तो 360 डिग्री का होता है भाई, एक सर्कल ही तो होता है वो, एक तो 360 डिग्री का होता है वो। चलिए इन्हें जोड़ के देखते हैं कितने टोटल। जोड़ने का तरीका वैसे अलग भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0 1 रहेगा कैरी, 4 और 1 कैरी वाला 5, 5 और 3 8, 4 12, 4 16 और 2 18। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रोडक्शन है वो 180 का, हजार में अभी उसे भूल जाओ क्योंकि वो सबके लिए चल रहा है। हजार तो 3 जीरो तो सबके लिए चलेंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन है वो 180 है, लेकिन पाई चार्ट में उसकी वैल्यू कितने डिग्री के बराबर है? 180। यदि मैं 180 का पूरा पाई चार्ट बनाऊं तो डिग्री में कितने को निरूपित करेगा? 360 को। 180 बराबर 360 डिग्री, तो एक बराबर कितने डिग्री? 2 डिग्री। और मेरे को ये इसका एंगल चाहिए, इसका एंगल, तो इसका एंगल 42 डिग्री का कितने, सॉरी 42 की वैल्यू का कितने बनने वाला है भाई हमारा? 42 दूनी 84। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा, आप इसमें कुछ कुछ ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि जो भी आंसर बनेगा वो 42 के मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट डिविजिबल रहती है, तो 42 के मल्टीपल केवल एक ही जगह दे रखा था और वहाँ पर आप इसे क्लोज कर देते हैं। फिर भी मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया है। पूरे सारी वैल्यू जोड़ के देखी मैंने, 180 आ रही हैं, लेकिन वो यदि इन्हें पाई चार्ट में बनाएगा तो पाई चार्ट तो 360 का होता है, 360 डिग्री को निरूपित करेगी 180। 180 हजार हटा दो, 180 बराबर 360 डिग्री, एक बराबर 2 डिग्री, तो इसने इसका एंगल पूछा है, तो 42 बराबर कितने डिग्री? मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 42 दूनी 84। कह रहे यह तालिका अलग अलग प्रकार की कारों का उत्पादन हजार में दर्शाती है। ठीक है, 2014 में ए प्रकार की कारों और 13 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन। 14 में ए, 14 में तो ए, और 13 में सी, 13 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 48 और 36 कितने हो गए? 84। ठीक है, दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है हमसे कि 16 में तो बी, 16 में तो बी और 15 में ई, 15 में ई, दोनों जोड़ो, 5 3 8 और 6 5 11, 91 हो गई। काटो इन्हें, 7 से कट रहा है 12 बार, 7 से कट रहा है 13 बार, तो 12 अनुपात 13। दूसरा मैं ऐसे भी तो कर सकता था भाई इसे, यदि मेरे से पूछा है 2014 में ए और 2013 में सी, तो 14 में ए 13 में सी, दोनों जोड़ रहा हूँ 84, तो पहली वाली वैल्यू 84 को काटेगी। क्या 12 84 को काटता है? हाँ जी काटता है, ये हो सकता है। 10 काटता है? नहीं। 11 काटता है 84 को? नहीं। 13 काटता है? नहीं। और खत्म, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ऐसे मैंने आपको पहले वाले जो चार्ट हैं डीआई के, जो मैंने 5-6 वीडियो डाली हैं, उनमें मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई है इन सारी चीज़ों की। ठीक है, कितने वर्ष बी प्रकार की कारों का उत्पादन इन वर्षों के दौरान डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम रहा है? इंपॉर्टेंट है जी, बढ़िया। इसमें लैंग्वेज छुपी हुई है, छोटी सी है कि यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गलती कर जाएगा भाई। ये तो कह रहा कितने वर्ष में बी प्रकार की कारों का उत्पादन
इन वर्षों के दौरान डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से, डी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, डी वाली तो ये रही, पहले इनका औसत निकालो भैया। तो कैसे निकालोगे, 4 और 6 10, 10 4 14 और 1 15, 15 का 5 1 आएगा, 1 हासिल आएगा तो 5 और 1 6, हासिल वाला जोड़ा 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 5 20 और औसत बराबर संख्याओं का योगफल, ये योगफल आ गया और बटे कुल संख्या कितने, 1 2 3 4 5। तो डी प्रकार की कारों का उत्पादन जो औसत उत्पादन है वो कितना आ रहा है, 41, क्योंकि इसने कहा है डी प्रकार की जो कार है उनके औसत उत्पादन से, तो औसत उत्पादन कितना 41। अब बी की तुलना करनी है 41 से, क्योंकि कह रहा है बी कितने वर्षों में बी प्रकार की कारों का उत्पादन डी के औसत उत्पादन से अधिक है, तो डी का औसत उत्पादन क्या है 41, 41 से अधिक है, बी में अधिक है या कम है, कम, कम है भाई साहब, कम है, कम, दिक्कत हो जाती नहीं तो अभी आंसर बदल जाता, कम है। क्या ये 41 से कम है, नहीं, ये नहीं, क्या ये कम है, हाँ, ये हाँ और ये नहीं, तो कितने वर्षों में कम रहा औसत उत्पादन से, डी वाले औसत उत्पादन से, 2 में। अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे क्या करते हैं जनरली यही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, डी के औसत उत्पादन से तुलना कर रहा है, वो किसकी तुलना कर रहा है, बी की, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल इन लैक्स, ये लाख में चल रहे हैं व्हीकल के टाइप्स, ये 2014 को इंडिकेट कर रहे हैं, ये डॉट 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 वाले, और ये ब्रिक वगैरह जो बनी हुई है, ईंटों जैसी जो बनी हुई है 2015 को कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ये इतने में एक्सपोर्ट किए गए, निर्यात वाले ग्राफ दे रखे हैं कि 2014 में ए का निर्यात इतना है लाख में और 15 में इतना है, बी का 14 में इतना है, 15 में इतना है, ऐसे करके इसने वैल्यू दे रखी है। कह रहा है किस प्रकार के वाहन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में 32% की वृद्धि हुई है। 32% दशमलव में तो नहीं रखा, पूरा परफेक्ट नंबर दे रखा है, इसका मतलब जो भी वैल्यू रही होगी नीचे वो 100 को काट रही होगी, तभी ऐसा बन सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता, ठीक है। आप ये बताओ, अरे भाई हम कैसे इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, आप खुद सोचो, ये 27 है 35, कितने की बढ़त हुई है, 8 की, कितने पे 27, गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो देखो भाई इसमें प्राइम नंबर छुपा हुआ है और ऐसा प्राइम नंबर है जो ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो क्या कभी ये वैल्यू पूर्ण रूप से आ पाएगी, इंटीजर में आ पाएगी, नहीं। तो आपको बस ऐसे ही देखना है कि जो ये पिछली वाली वैल्यू है इसमें कोई प्राइम नंबर यदि छुपा है जो कि 100 में और उनके अंतर में नहीं है, तो वो वैल्यू तो कभी आंसर हो नहीं सकती। आप खुद बताओ, यहाँ पे 9 छुपा हुआ है, क्या ये 9 इनके अंतर में है, नहीं, क्या 100 में, नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये बी 25 है, ये 33 है, कितने की वृद्धि है, 8 की, कितने पे 25 पे, और चाहिए कितने पर 100 पे चाहिए, 8 चौक 32, खत्म। मैं औरों के डिसीजन भी ले लेता, 43 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 43 में प्राइम नंबर होता है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 50 वाले को सॉल्व करना पड़ता है वैसे में, ठीक है। हालांकि 7 दूनी 14 है, 7 की वृद्धि है 50 पे, 100 पे डबल हो जाएगी, 14% की आएगी, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखो, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू रहेगी नीचे वो प्राइम नंबर नहीं हो सकती, वो डिवाइड करेगी उसे पूर्ण रूप से 100 को, ठीक है। तो यहाँ है तो उसे हटा देंगे हम, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दिया गया दंड आरेख 5 महीनों के दौरान एक फैक्ट्री में ऐसी मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है। ये तो टारगेट था और ये वास्तव में जो हुआ ये वो है, ठीक है। अब ये कह रहा है किस महीने में ऐसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन अपने लक्ष्य से 25% अधिक रहा। 25%, यहाँ कितना ज़्यादा है, 10 कितने पे, 60 पे, तो 10 60 पे ज़्यादा है, 10/60 1/6, 16 से 2/3 नहीं हो सकता है। ध्यान सुनते रहना भाई, आप इसे जबरदस्ती सॉल्व करोगे, करवाओगे या फिर मेरे से। 10 की वृद्धि है कितने पे, 60 पे, 100 पे कितनी, जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, 16 से 2/3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि है, 20 की, कितने पर है लेकिन 30 पर, तो चाहिए कितने पर, 100 पर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 66 से 2/3 आएगा, नहीं। यहाँ पे कितने की वृद्धि है, 20 की, कितने पर है, 80 पर, चाहिए कितने पर, 100 पे, 20 से 4 और 4 से 25, और यही कह रहा है 25% अधिक रहा है। तो ये कौन सा महीना था, मार्च, और मार्च कहाँ है, ये रहा। आपको समझ में आ रही है कि वास्तविक उत्पादन अपने लक्ष्य से, तो ये तो लक्ष्य था और ये वास्तविक उत्पादन था, ये 10 ज़्यादा रहा है 60 पर, 10/60 गुणा 100,
ये 20 ज़्यादा रहा है 30 पर, 20/30 गुणा 100। ये 20 ज़्यादा रहा है 80 पर, 20/80 गुणा 100। तो यहीं पे हमें 25% मिल गया, जहाँ मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म बात। कह रहे जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? जुलाई की तुलना में दिसंबर में, तो जुलाई में कितना है 50, दिसंबर में कितनी उत्पादित हो रही हैं 130, तो कितनी वृद्धि होगी 50 से 130, 80 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 50 पर। परसेंटेज में चाहिए मतलब कितने में चाहिए 100 पे, 50 से 2 बार और 80 दूनी 160% की वृद्धि होगी। कितने की? 160। याद रखना है, यदि वो केवल ये पूछता कि संख्या में बताऊं तो हम 130 में से 50 घटा देते और ये संख्या किस में चल रही है 1000 में चल रही है, तो 3 जीरो बढ़ा देते और काम खत्म हो जाता, हमारा आंसर 80,000 आ जाता। संख्या नहीं पूछी, क्या पूछा है प्रतिशत परिवर्तन। तो 50 हुआ करता था 130 हो चुका है भैया, ये 130 मतलब 80 बढ़ गया, 50 पे 100 पे कितना, खत्म। ये इसी के लिए होगा मैं मोस्ट प्रोबेबली। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए महीने में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य का अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में बताओ। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड अमंग द गिवन मंथ्स एज पर परसेंटेज ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड इन सितंबर। तो आप ये देखो भैया, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना है, ये 50 से और ये 200 है, तो अंतर कितने का आएगा 150 का। इसे परसेंटेज के रूप में बताना है और वो परसेंटेज किसकी आनी चाहिए सितंबर माह वाले प्रोडक्शन की। तो सितंबर में आओ, सितंबर में कितना है, ये 75 का प्रोडक्शन है, तो ये 150 जो है ना डिफरेंस, सबसे अधिक और सबसे कम वाले का डिफरेंस सितंबर वाले प्रोडक्शन का कितने परसेंट है। तो डिफरेंस 150 है, ये 75 का कितने परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और आंसर कितना आएगा हमारा 200%, खत्म। उसने कहा है दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों के अधिकतम और न्यूनतम वाला अंतर सितंबर वाले गाड़ियों के कितने प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंतर 150 का, सितंबर में 75 का प्रोडक्शन है, तो 150/75 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है। ये यहाँ लाभ 15% है, 30%, 27%, 23% और 8% है, ठीक है। उत्पादन P5 का व्यय इतना है, तो P5 का राजस्व यानी रेवेन्यू बताना है P5 का। आप ये बताओ कि P5 का व्यय कितना है 46,000 और P5 पे लाभ कितना हो रहा है 8% का, तो इतना तो इसका टोटल क्या बताना है, राजस्व बताना है। तो ये तो इसका खर्चा था, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस में प्रॉफिट, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा है भैया 46,000 का, प्रॉफिट उस पर कितना हो रहा है 8%, तो वो एक्सपेंडिचर पे होता है, जितनी आप लागत लगाते हैं उसी पे लाभ होता है आपको, इन्वेस्टमेंट पे होता है, तो इन्वेस्टमेंट इतने का था, इसका 8% निकालने के लिए क्या करते हैं हम 2 जीरो हटा के, 2 जीरो हटाएंगे तो 1% आ जाएगा और 8 से गुणा कर दो, या फिर जबरदस्ती वाली बात करवाओगी मेरे से तो मैं ऐसे करूंगा भैया 46,000 का 8% ऐसे निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आएगा भाई यहाँ पे 0, 8 सिंग 48 का 8, 4 आएगा और 8 चौक 32 और 4 36, तो ये कितना हो जाएगा 49,680, 49,680 और खत्म। भाई खर्चा इतने का हुआ, उस खर्चे पर 8% का लाभ दिख रहा है P5 पे, तो इतना खर्चा था उसका 8% और लाभ हुआ, तो टोटल रेवेन्यू कितने का जनरेट हो रही है, रेवेन्यू का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, खर्चा प्लस लाभ, और वो हमने निकाल दिया। इतना तो था ही था इन्वेस्टमेंट, इसका 8% लाभ हुआ, टोटल जोड़ के देखा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है और काम खत्म।
इसे नोट डाउन कर लेना कि रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों का उत्पादन 10,000 में प्रदर्शित करता है, 10,000 में दर्शाता है। M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितने प्रतिशत है? M4 महीने में कारों का उत्पादन A, M1, M2, M3, M4। M4 में कितना भैया? M4 में कितना भाई हमारा? 24। कितना है? 24। M2 के कार के उत्पादन का M2 में कितना है? 32 का। कितने परसेंट है? तो 24 32 का कितने परसेंट? परसेंट के लिए गुणा 100, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 25 और 25 दिया 75% और खत्म। M4 वाला M1, M2, M3, M4। M4 24 है, M2 का यानी 32 का कितने परसेंट है? 24 32 का कितने परसेंट और काम खत्म हमारा। मुझे उम्मीद है कि यदि सीखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मन नहीं होगा तो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है। ये कंफर्म जरूर है कि आप ये सोच के ना देखें कि नहीं जी अभी तो इनकी स्टार्टिंग है, ऐसा वैसा। कंटेंट आपको जबरदस्ती मिलेगा और रिलीवेंट मिलेगा। रिलीवेंट का मतलब ये कि जबरदस्ती वाली चीज़ें नहीं कराई जाएंगी आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछे जाते हैं वैसे कराए जाएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर हो तो S3 और S2 की बर्फबारी में अंतर बताना है। तो भैया S2 में कितने परसेंट बर्फबारी हो रही है? 15%। S3 में कितने परसेंट बर्फबारी हो रही है? 5%। तो दोनों में कितना अंतर आ गया? 5% का अंतर आ गया। कितने परसेंट का? 5%। कितने का? टोटल का। टोटल बर्फबारी कितनी है? 700। तो 700 का 5% का अंतर रहेगा। 5% कैसे निकालते? गुणा 5/100 और 7 पंजे 35 और 35 सेंटीमीटर है क्या? बिल्कुल है जी, खत्म। S2 और S3 में जो बर्फबारी है उसका अंतर बताना है, तो 5% है अंतर। टोटल ये 100% था, 100% की वैल्यू 700 है। 100% की वैल्यू 700 है, 1% की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 7 पंजे 35, या फिर सीधे 700 का 5% निकाल दो। तो 5% का अंतर है, टोटल का 5% का अंतर। तो टोटल है कितना? 700। तो 700 का 5% निकाल दें और खत्म करें इससे। इसे तो पढ़ा कैसे जाए? क्लोन डिलीट ये तो घूम भी नहीं सकता है। चलो जी, ना मेरी क्षमताएं इसे ऐसे पढ़ने के लिए ना आपकी, ठीक है। तो इसे हटाते हैं फिलहाल। क्या कह रहा है? नीचे दी गई तालिका में जनवरी 2017 से जून 2017 तक 2 खरीदारी भवनों ए तथा बी में आने वाले ग्राहकों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है भवन बी, ये भवन ए, ये भवन बी है, ये अलग अलग मंथों में चल रहा है। भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? भवन बी में कहाँ से? मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल भवन बी में, मार्च से अप्रैल, तो ये मार्च है, ये रहा मार्च। तीसरे नंबर पर मार्च से अप्रैल में कितना परिवर्तन है? तो परिवर्तन कितने का? 8 का। कितने पर है? 20 पर। और परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100। 20 से कितनी बार? 5 बार और 8 पंजे 40। 40% आंसर होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कह रहा है भवन बी में मार्च से अप्रैल में वृद्धि बतानी है। तो भवन बी में वृद्धि मार्च में कितना है? 20 है। अप्रैल में कितना है? 28 है। कितने की वृद्धि? 8 की। कितने पर है? 20 पर और खत्म वहाँ से। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत है भी तो दिक्कत समाप्त हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए महीने के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर कितना है? अधिकतम अंतर, तो जनवरी में अंतर कितने का था? 2 का। यहाँ कितने का था?
1 का अंतर का मतलब है दोनों का अंतर, छोटे बड़ा नहीं देखना है, अंतर का मतलब है बस बड़े में छोटा घटाओ, चाहे वो किधर भी हो, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अंतर कितने का है 5 का, यहाँ कितने का है 3 का, यहाँ कितने का है 6 का, और यहाँ कितने का है 5 का। तो सबसे ज़्यादा अंतर इनमें कौन सा है 6, और ये कब है मई में, तो अधिकतम अंतर पूछा है कितने का है, तो कितना रहेगा 6, खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन मूव करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या क्या है। अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में, अप्रैल में, तो यहाँ कितनी है 25, 28 जोड़ के 53, तो 53 और 1000 में चल रही है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, तो 53,000 आपका फाइनल आंसर होगा। आगे देखते हैं, फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या। फरवरी से मई, बी में फरवरी से और मई तक औसत संख्या जोड़ लेते हैं। 24 है, ये 20 है, 44, 44 और 28 कितने होते हैं 72, 72 और 20 कितने होते हैं 92। औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। 1 2 3 4, 4 महीनों की बात चल रही है। औसत बराबर संख्याओं का योगफल देगा 92 और बटे में 4, तो कितना आ गया ये 23, तो कितना रहेगा 23 और खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करा है मैंने, सिंपल है, सम अप किया है, जोड़ा है और डिवाइड कर दिया, काम खत्म हो चुका है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई तालिका 6 वर्षों में 4 उत्पादकों ए, बी, सी और डी की बिक्री से किसी कंपनी का राजस्व करोड़ों में दिखाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से कुल प्राप्त राजस्व का अनुपात, कुल प्राप्त राजस्व का उत्पाद सी के 2014 से 17 तक की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व के अनुपात है। 2014 में उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से, 2014 में सभी की बिक्री, चारों की बिक्री, ये और ये, 6 और 2 8 और 2 10, 10 की 0 रहेगी, 1 रहेगा कैरी, 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं 35 और 1 36, 360 अनुपात 360। क्या पहली वैल्यू 360 को काट रही है, क्या ये काट रही है, नहीं ये काट रही है, ये काटती है, ये काट रही है नहीं। हालांकि आंसर तो आ चुका है। मैंने आपको ये लॉजिक कई सारे डीआई में पहले भी समझाया है कि आपने अभी एक ही वैल्यू जोड़ी और अनुपात पूछ रहा है, तो पहली वैल्यू जो भी आ रही है काटा कूटी करके पहली वैल्यू जो भी बनेगी उससे कटेगी। ये 14 में 7 छुपा है, 7 तो इसमें ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा, 7 है ही नहीं, 7 है ही नहीं, 18, हाँ 18 इसमें छुपा है, तो 18 बन सकता था ये काटा कूटी करके, तो ये आंसर हो सकता है। फिर भी आपका मन ना माने तो सी की 14 से 17, सी की 14 से 17 तक की, इनको सम अप करके और यहाँ पे जोड़ के लिख देना भैया, जो भी वैल्यू आएगी उसे देख लेना। मन ना माने तो देख लेते हैं भैया, 3 3 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20 की 0, कितना रहेगा 2, 2 रहेगा 10, 10 और 9 19, 19 और 8 कितने होते हैं भाई 26, 27 27 और 9 कितने होते हैं 36, 36 और 2 38, 0 से 0, 2 से 18, 2 से 19 और खत्म। देखो मेरे कुछ खामखा जोड़ने पड़ गए 4, नहीं तो मेरे को सीधे दिख गया था यहीं पे, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अनुपात बताना था जोड़ के। मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और आनी भी चाहिए, ऐसा कुछ खास है नहीं जो ना समझ में आए आपको। कह रहा दिए गए बार ग्राफ में सफेद बार ग्राफ एक कंपनी की आय को और काला बार ग्राफ उसके खर्चे को यानी व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये हमें दे रखा है, ये आय हैं और ये उनके खर्चे हैं, व्यय हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या, देख लेते हैं हम एक बार इसे, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन हमारे सामने ही नहीं है, दूसरे वाले स्लाइड में रहा होगा क्वेश्चन, देख लेते हैं उसे। ठीक है, हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका। दो 2001 में होने वाली आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। 2001 में होने वाली आय 30 है,
किस वर्ष के व्यय, व्यय वाले तो काले काले डंडे हैं, 30 कहां पे 30 दिख रहा है काले वाले डंडे में, क्योंकि कह रहा है किस होने वाली आय, 2001 में होने वाली आय 30 है। किस वर्ष के व्यय, व्यय के बराबर है, तो व्यय वाले डंडे देखो क्या ये 30 है, नहीं ये ना 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 ये 30 है, जी बिल्कुल 30 है, 2004 खत्म। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ग्राफ कराए हैं, अभी एक दो चीजें और बची हुई हैं, उन्हें जल्दी से समझा देते हैं और फिर आप तैयार हो चुके होंगे। आप इन चीज़ों का 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, मुझे पूरी उम्मीद है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है आपका। ठीक है, चलिए हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखते हैं इन्हें। देखो भैया ये चारों पांचों क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है आए हुए क्वेश्चन है, इन्हें देखेंगे जरा। ठीक है, कह रहा है गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, किस वर्ष के दौरान गिरावट आई है गेहूं में। 13 से 14 कह रहा है, पहले जो ये कह रहा है उन्हीं पे ध्यान दो। गेहूं 13 से 14, यहाँ पे 7100 था, यहाँ पे नीचे आ गया, कम हो गया, आइए जी आइए। ठीक है, आगे 15 से 16, 15 से 16 ये रहा, यहाँ पे पहले वाले को देखोगे तभी तो बताओगे गिरावट थी या नहीं थी। यहाँ 6896 या 6912 ना, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो बढ़ गए उल्टे। 2015 से 16 में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है पहले वाले वर्ष के मुकाबले। भाई आप गिरावट और वृद्धि कैसे बताएंगे पिछले वाले वर्ष से तुलना करके, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसे देखते हैं 14 से 15 में, 14 से 15 ये क्या 14 से 15 में गिरावट आई है। 14 से 15 में पहले कितना था 7056, 7056, ये कितना है 6896, गिरावट आई है जी, बिल्कुल आई है गिरावट इसमें है। 16 से 17, 16 से 17 में कितना हो गया था 7617, इससे पहले कितना था 6912, ये तो बढ़ गया था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, कायदे में इनमें एक ही होना चाहिए था, लेकिन अब उसने 2 ऑप्शन बचा दिए। तो देखेंगे 13 से 14, यहाँ पे ये भी गिरावट है, कम हुआ, और ये भी गिरावट है। ऐसी स्थिति में आप यदि फंस जाओ तो कायदे में तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि अधिकतम गिरावट है या न्यूनतम गिरावट है, कम है या ज्यादा है, खाली गिरावट बोल रहा है। फिर भी यदि आप फंस जाओ तो आप ये देख लो कि ज्यादा गिरावट किस में है। आप ये देख रहे हो यहां से इसे घटाओगे, इसे घटाओगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको 56 वैल्यू मिलेगी, 56, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो ज्यादा मिलने वाली है। तो इन दोनों में ज्यादा गिरावट कौन सी है, 14 से 15 वाली जो गिरावट है वो ज्यादा है, तो आपका ये ही आंसर टिक लगाया जाएगा, इसे आप ड्रॉप कर देंगे। यदि ऑप्शन होता ए और सी दोनों तो आंसर वही होता, लेकिन अब मजबूरी है, आपको ज्यादा वाली एक लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा का कंपेरिजन करके वहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते आगे। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। 13 से 17, 13 से 17 तक लगातार वृद्धि हुई है। मक्का, मक्का देखो ये रहा मक्का, मक्का में यहाँ वृद्धि है, यहाँ कम, ये नहीं हो सकता, मक्का नहीं, क्योंकि लगातार वृद्धि की बात है, ये तो 40 से 90 हो गया, कम हो गया ना। जौ में देखो यहाँ पे 200, इस लाइन में 13 से 14 और यहाँ 16 से 17 पे जाओ, 200 से बढ़ा है फिर घट गया ना, घटना नहीं चाहिए भाई, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। दालें आ जाओ, दालों पे आ जाओ, 310 से 370, वो फिर 300 हो गया, घट गया ना, तो अब तो सिंपल सी बात है, यही बचा होगा, यही आंसर होगा। बाजरा फिर भी देख लो एक बार, मन ना माने तो बाजरा, यहाँ पे देखो 1110 है, 1160 बढ़ गया, फिर बढ़ गया 1450, फिर बढ़ गया 10 बढ़ गया, लगातार बढ़ रहा है, बाजरा आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, 10 से 11 से 16 से 17, यानी यहां से लेके और यहां तक का औसत उत्पादन बताना है आलू का। इस क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या औसत बराबर संख्याओं को योगफल बटे कुल संख्या में करना पड़ेगा, इसे बाद में देखते हैं। 16 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 16 से 17 के मध्य, 16 से 17 के मध्य गिरावट आई है। क्या जौ में गिरावट आई है? जो वहां पे ऑप्शन है 4, क्योंकि यहां पे फसल कितनी है 7 फसलें हैं, 7 को नहीं देखना है भाई, ऑब्जर्व करना है। 4 ऑप्शन उठाओ, हो सकता है ज्यादा रहे हो तो। जौ, क्या जौ में गिरावट है? जौ में गिरावट है, हाँ जी जौ में गिरावट है, नहीं ये जौ तो बढ़ रहे हैं 160 से 216 हो रहे हैं, नहीं। बाजरा, बाजरे पे आ जाओ, बाजरा ये रहा, क्या बाजरे में गिरावट है? नहीं, बाजरा भी 1450 से 1460 हो रहा है, नहीं। चावल पे आ जाओ, चावल 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 ये रहे 826 से 812, घट गए भाई, घट गए, ये चांस है, यहाँ गिरावट हुई है। लास्ट आलू, आलू में 400 से 445, नहीं, खत्म। चावल मात्र यही था, इसी में बताना था आपको 16 से 17। लेकिन आप गिरावट और वृद्धि बताओ कैसे? पहले पिछले वाले को देखोगे ना भाई, ये गिरावट हुई है या वृद्धि, मैं कैसे बता दूं? इससे पहले वाले यदि कम है तो ये वृद्धि होगी, पहले वाला ज्यादा है तो गिरावट होगी, तो हमेशा इससे पहले वाले को देख रहे होते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 10 से 11 का कितने गुना है? 15 से 16 में आलू कितना है? 400। ये जो है 10 से 11 का, 10 से 11 में कितना था? 210 का कितने गुना है? तो गुना निकालते हैं तो काटेंगे, 21 एकम 21, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 19 बचा था 190, 21 निम्मा 189, 1.9। वैसे मुझे साफ दिख रहा था कि 2 से तो कम ही आएगा, 2 से कम बार कट रहा है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो तो 2 ऑप्शन बचे थे, नहीं तो मैं यहीं पर टिक लगा देता था, ये की होता था। ठीक है, फिलहाल आप समझ चुके हैं कि ये बोल रहा था कि 2015 से 16 वाला जो है इस वाले का 10 से 11 वाले का कितने गुना है, तो 400/210 कर दो, अपना आ जाएगा। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है कि आलू का पूरा औसत उत्पादन बताना है। तो औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, जोड़ो 5 5 10 5 15, 15 और 2 कितना होता है भाई? 17 का 7, एक बचेगा 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 10 और 10 और 2 12, 2 14 और 1 15, एक बचेगा 4 और 1 5, 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20, और बटे में क्या है भाई? ये कितने वर्ष हैं? 3 3 6 और 1 7, 7 वर्षों की बात है। औसत निकालो, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 6, 6 बचेगा, तो 7 नाम 63, 29 कहीं दिख रहा है जी? यहाँ दिख रहा है, खत्म हो गया ये। बाकी आप करते रहना, सिंपल सा, जब यहाँ हमें दिख गया 2 डिजिट यहीं पे मैच कर रही है तो वहीं क्लोज कर देंगे हमें। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे आ गया इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को आप बार बार करेंगे, देखेंगे जहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, देखते हैं क्या कुछ बचा है अभी। जी, इस क्वेश्चन को और देख लें आप, इसके बाद आप फ्री हैं मेरी तरफ से, इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और मैटर क्लोज है। ये कह रहा है दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। ये सेल्समैन ए का 15 16 17 18 19 और 20 का, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ऐसे दिए रखे उन्होंने। ठीक है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम रहा? किस वर्ष में? सी का, सी की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम रहा। अधिकतम के लिए अधिकतम वृद्धि तो दिखनी चाहिए। ठीक है, आप ये बताओ यहाँ पे कितने की वृद्धि दिख रही है आपको? यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 1600 बढ़ गए, 26,200, 27,200 और 600, यानी 1600 बढ़े हैं। कितने की वृद्धि है यहाँ पे? 1600। यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही कम वृद्धि है, 400 की वृद्धि है केवल। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप कितने की वृद्धि देख पा रहे हो? यहाँ से यहाँ पे यदि आप जाओगे तो यहाँ पे कितने की वृद्धि देखोगे आप? 900 की। यहाँ से यहाँ पे कितने की वृद्धि है? 29,100 से 29,400, 300 की। और यहाँ से यहाँ पे कितने की है? 600 की। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सी है भाई इनमें? 1600, और वो सबसे कम वैल्यू पे है। जब कोई चीज ज्यादा होती है और कम वैल्यू पे तो उसी की परसेंटेज ज्यादा होती है। वैसे भी अधिकतम वृद्धि, खाली वो वृद्धि पूछ रहा है, कुछ नहीं, परसेंटेज भी नहीं पूछ रहा। सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है, तो यहाँ पे 2016 का कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कितने की दर्ज हुई है? अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है, तो अधिकतम वृद्धि कितने की है? 1600 की। तो 2016 आंसर रहेगा इसका, और खत्म बात। आपको बस ये देखना कितना कितना बढ़ रहा है, बस खत्म। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था? 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन कितना था? 28,000। ध्यान सुनना भाई, 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितने परसेंटेज है? तो आप ये बताओ भाई, जब मैं बात करूंगा 2018 की तो मैं सबको जोड़ूंगा, जोड़ के यहाँ पहले से योग बता रखा है, इतने का कितने परसेंट है? ये कितना है? 1,40,960 का कितने परसेंट है? ठीक है जी। अब आप मेरे को ये बताओ, जीरो से क्या कट जाएगी? जीरो। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान सुनना भाई, बिल्कुल अभी इसे ऐसे रहने दें, आप यहां पे देख लो तुलना करके। आप ये देखो 14,696 है, ये 28,000, ये 14,000 होता तो 20% आता, क्योंकि 14,000 होता तो 14 दूनी 28 होता, ये 2 बार करता और 2 की 10 में गुणा करते 20%। लेकिन नीचे की वैल्यू ज्यादा है, इसका नीचे की वैल्यू ज्यादा होती है, तो थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, ऊपर का आंसर क्या हो जाएगा? कम। तो 20% से थोड़ा कम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो यही आने वाला है।
ठीक है, फिर भी आप कहीं फंसो तो इसे सॉल्व कर लेंगे और खत्म। वैसे भी देखो, आप खुद ही देखो, ये 14,000 होता तो 28,000 को 2 बार काटता, आंसर 20 आ जाता। जब भी आप कोई भिन्न सॉल्व करते हो, नीचे का मान जितना बड़ा होता जाएगा, ऊपर का मान उतना ही छोटा होता चला जाएगा, आंसर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब ये 14,000 न होकर 14,000 से बड़ा है, तो आंसर 14,000 होता तो 20% होता, लेकिन ये 14,000 से बड़ा है तो इससे कुछ छोटा रहा होगा। इससे छोटा कौन सा है? 19.05 और खत्म। ठीक है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है? 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में। ए बी, अच्छा इसमें कौन कौन से रखे हैं? ए बी डी और सी। ए बी डी और सी। ई नहीं दिया है तो हम ई को क्यों सॉल्व करेंगे? कह रहा है अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है 2018 में 2015 की तुलना में। यहां तो ए में कितने की वृद्धि है? देखो आप ऐसे देखो, यहां पे ए में कितने की वृद्धि होगी? ये 27,350 से 29,800 है, तो 29,350 होता तो ये 2,000 की वृद्धि थी, तो 2,000 का मतलब ये मान के चलो अब 2,450 की वृद्धि रही होगी मेरे ख्याल से, 2,450 की, 2,450 की। ठीक है, ए की। बी की वृद्धि देख लो, ये तो कम है, 26 से 28 पहुंच रही है, इससे कम है, ये तो हटा ही दो, क्योंकि ये कह रहा है अधिकतम को, वृद्धि को दर्शाता है। डी की वृद्धि देखो, डी की वृद्धि ये रही, डी की वृद्धि ये रही, 27,850 से 30,060 है, यानी कितनी बढ़ रही है? लगभग 2200 के आसपास बढ़ रही है, 2200, क्योंकि ये केवल और केवल कितना होता? 30,000 होता तो 2150 और ये 60 हो रहा है, तो 2200 के आसपास बढ़ रही है, तो ये भी इससे छोटी है, आप इसे भी हटा दें। अंतर ही तो देखना है बस। सी में वृद्धि देखनी है, 26,200 से 2900, 26,200 से 29,200 होता तो 3,000 की वृद्धि होती, ये 100 कम है, 2900 की वृद्धि हो रही है भैया, खत्म हो गया मैटर। तो यही सबसे ज्यादा है भाई, अंतर ही तो देखना था हमें। ये 26,200 है, ये 29,100 है, ये 29,200 होते तो 3,000 का सीधे सीधे अंतर था, ये 100 कम है तो 100 कम कर दो, 3,000 में से 2900 रह गए। इतना ना समझ में आए तो सीधे घटा देना आप भाई इसे। ठीक है, आंसर क्या हो चुका है? सी हो चुका है। निम्न में से किस वर्ष में किस भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2017 में न्यूनतम और अधिकतम का अंतर बताना है। 2017 में 2017, 18, 19, 20, 17, 18, 19 और 17, 18, 19, 20 अधिकतम अंतर आप ये बताओ। 2017 में अधिकतम अंतर, सबसे छोटी वैल्यू जो इधर वाली चल रही है वो कौन सी चल रही है? 25, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी चल रही है यहाँ पे? 29। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 25,200, 29,200 होता तो कितना हो जाता है? 4,046 रहता। कितना है? 4600 का। ठीक है, 18 में न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी चल रही है? 28 वाली सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी? 30 वाली। ये तो 2,000 से भी कम रहेगा, यानी ये नहीं हो सकता, 2,000 के आसपास रहेगा ना। हमारा तो ये अंतर बड़ा है 4600, ये तो नहीं हो सकता। 19 में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 24। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 29 वाली। 3 वैल्यू इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये रही। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 24,600। 29,600 होता तो 5,000 होते, और ये 2 और ज्यादा है, 200, 5200 का अंतर है। तो आपने ये भी हटा दिया अब, क्योंकि इससे ज्यादा तो यही है। 20 और देख लेते हैं। 20 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें? 27। सबसे छोटी इधर देखना होता है, इधर ऐसे नहीं एक एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। इसके भाई जिसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी वही छोटी हो जाएगी, उसी बड़ी बड़ी को कंपेयर करो। यदि वो सेम है तब हम इधर जाते हैं। 27 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है इनमें? 32। और क्या इनके बाद में कुछ है? नहीं है। 27,000, 32,000, कितने का अंतर आएगा? 5,000। तो ये तो 5,000 का अंतर है भैया, और ये अंतर कितने का था? 5200 का। तो अंतर ज्यादा कहाँ है? 2019 में। खत्म। आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इनका कंपैरिजन करके अप्रॉक्स लगाओ, हर एक वैल्यू को घटा घटा के देखोगे, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, पागल हो जाओगे आप। ऐसा नहीं, सिर्फ अप्रॉक्स देखो और काम खत्म कर दो इसका। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत है? 2019 में डी द्वारा, 2019 में डी 29,800। ए द्वारा अर्जित कमीशन का, अब भाई ए द्वारा अर्जित कमीशन का बोल रहा है तो ए द्वारा अर्जित कमीशन कहां गया? डी ए द्वारा अर्जित कमीशन का 2018 में 19 में 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 2019 में? 29,800। बिल्कुल ठीक है। और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है? 24,600। अब दिक्कत ये आती है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन का, तो ए का पूरे के पूरे कमीशन का या खाली
2019 वाले कमीशन से कंपैरिजन करा रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, यदि वो कहता ए के कुल प्राप्त कमीशन का तो मैं सबको जोड़ता। जब ये कुल प्राप्त कह ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें मैं तो सीधे ए और डी की तुलना करूंगा और उसी साल के लिए करूंगा, क्योंकि वो कुछ कहता तो मैं बात करता, अभी कुछ कह ही नहीं रहा है तो मैं सीधे ही मानूंगा कि 19 के लिए दोनों को ले रहा होगा। तो डी कितना है 29,800, ए कितना है इसमें 24,600। कितने परसेंट है? अब आप ये बताओ, ये तो 100% से ऊपर जा रहा है। कितने से ऊपर जा रहा है? 100% से। क्या इसमें कोई भी 100% से ऊपर है? नहीं। अच्छा, इसके आंसर कई किताबों में अलग अलग हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर कईयों ने जबरदस्ती अपनी तरफ से इसमें करेक्शन किया हुआ है। भाई जब इसमें ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो मैं तो इसी को मानूंगा। यदि 4 ऑप्शन होते तो मैं करेक्शन करता। अभी कोई करप्शन कह रहा हूं मैं, कोई भी करेक्शन की नीड है ही नहीं। क्यों नहीं है? वजह बड़ी स्पष्ट है, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है। यदि नहीं होता तो मैं ऐसे सोचता कि हाँ भाई टोटल लोन जोड़ना है या फिर इसी पे निकालना है। उसने बोला 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का, तो ए का अर्जित कमीशन 2019 में 24,600 है और डी का कितना है 29,800। तो ये बताना 29,800 24,600 का कितना है, तो 100% से ऊपर जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। मैंने आपको लगभग 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस करा दिए हैं और इनमें जितने भी डीआई के मैक्सिमम कैटेगरी बन सकती हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे कवर कराएं। समय हमारे पास काफ़ी कम था, उस समय में भी हमने मैक्सिमम चीज़ों को कैप्चर किया, कवर किया है। ठीक है, और आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डीआई का वास्तविक रूप से जरूर अवेयर कराऊंगा, अवगत कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, अच्छे से करें, हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद और जय भारत।